और एक बहुत ऊंची सी कटीली तारे नजर आएंगी जिसने कवर कर लिया पूरा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है। और एक कोने में सिमटा हुआ एक गांव जिसकी सारी हदें उनके तरफ चली गई हैं, और दूर मोटरसाइकिल पे 10, 12, 15 लोग एकदम छोटे से ऐसे दिखते हुए वो धूल उड़ाते हुए गांव की सड़कों में होता है, वो चले जा रहे हैं। और धीरे 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 ये सॉन्ग चिड़ियों के चहचहाट के बीच से निकल के आता है कि माया ठगनी, यही गाना है। ओपनिंग क्रेडिट से ही ये गाना शुरू होता है। एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग है, एक दो एक्चुअली, एक ठुमरी है और एक सेमी क्लासिकल है। बाकी जनरली क्या है कि कोई भी गाना फोक है, फोक तो प्रभावित रहता ही है क्लासिकल। तो इसमें फिल्म के अंदर में 12 गाने हैं और सभी गाने इंट्रिंजिक हैं, मतलब वो एक नया डिमेंशन दे रहे हैं और हमें तो बहुत मजा आ रहा है उन गानों को, क्योंकि चाहे वो एक्शन सीन हो, चाहे चेस सीन हो, चाहे एक अजीबो गरीब फार्स जहां देख रहे हैं कि एक बाजार लूटा जा रहा है, लूटने वाले लोग भी मिले हुए हैं, उनके साथ पुलिस भी मिली हुई है, लोग भी मिले हुए हैं और पॉलिटिशियंस भी मिले हुए हैं और सारे लोग मिले हुए हैं, सब मिल करके मतलब किस तरह का एक ड्रामा खेल रहे हैं। Manav, what are the responses you've been getting for the trailer? I mean, people who've seen the trailer about it. The trailer itself, the response, the trailer is very very good. So मतलब मेरा तो अपना अच्छा ही, लेकिन इनका ज्यादा हो रहा है कुछ थोड़ा सा। मेरे सारे दोस्त लोग सब लोग यही कह रहे हैं कि यार झांसा बहुत सही दिख रहे हैं। प्रकाश जी, आपको किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिले हैं? आपने एक्टिंग की है, काफी प्रोमिनेंट रोल है आपका, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले हैं? अरे मैं तो सबसे जूनियर एक्टर हूं यार सेट के ऊपर में, मुझे अभी कॉम्प्लीमेंट कहाँ मिलेंगे? ये प्रकाशा तो थोड़ी है, प्रकाशा के छोटे भाई है। हाँ, ये मुझे तो कोई भी, जितने भी एक्टर सेट के ऊपर थे, दे नेवर फॉरगॉट टू लेट मी नो दैट आई वाज द जूनियर मोस्ट। प्रियंका चोपड़ा बता देती थी आप डायरेक्टर कहीं और के होंगे, लेकिन आप एक्टर जूनियर है तो समझ के पेश आई। और ये भाई साहब ये तो हक्की वक्की घुमा के मुझे सिखाते थे एक्टिंग। तो मैं सबसे सीखा, सबकी मैंने सुनी और काम किया, काम बहुत मजा आया करने में। और अभी तो ट्रेलर देखा है, फिल्म देखने के बाद बात करेंगे ना। एक चीज और, क्या आपका जो रोल है इस फिल्म में, आपने किसी और एक्टर को कंसिडर किया था या आपने फिल्म के दौरान ही डिसाइड कर लिया था कि ये मैं जजूंगा इसमें? हाँ, मैंने एक एक्टर के बारे में सोचा था मगर वो दिवंगत हो गया। मजाक कर रहा था मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा। मैं जब कास्टिंग करता हूं ना तो एक प्रोसेस नहीं होता कि अच्छा आप कास्टिंग शुरू करते हैं, लिखता रहता हूं, धीरे धीरे पात्र उभरते रहते हैं, क्योंकि सब कुछ यहां का कुछ वहां का कुछ यहां का लेकर के वो एक पात्र जो है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलता हूं, जैसे बीएन सिंह भोलानाथ सिंह का कैरेक्टर हो, या बबलू पांडे जिसका कैरेक्टर मानो ने प्ले किया, या आभा माथुर जिसका कैरेक्टर प्रियंका ने, ये सब लोग हैं लेकिन कोई एक नहीं है, कई हैं जिनसे बात करते करते, जिनको देखते देखते और उससे वो मिल करके जुल करके पैदा होते हैं। आपको एकदम डेफिनेट बताऊं? बता देता हूं, ठीक। But sir, will she be joining the promotions anytime soon? And like, are you in talks with her because she's also busy shooting abroad? They watch another thing, but will she? She is all the time promoting. Today also she has given her interviews on the Skype are already there. She is digitally every time, all the time tweeting. She is all the. What else is promotion? आपके चैनल्स के भी सारे इंटरव्यूज कर रही है, वो वहां से बैठ करके कर रही है। वी आर हैप्पी दैट शी हैज बीन काइंड ऑफ लाइक ऑफर्ड, शी इज बीइंग ऑफर्ड द काइंड ऑफ जॉब विच इज जो सबका ड्रीम रहता है। तो वी आर विथ हर ड्रीम्स, वी आर विथ हर एज फार एज दैट इज कंसर्न, एंड एज फार एज हर responsibilities are concerned, she is doing the best that is possible. प्रिंट एंड मीडिया के इंटरव्यूज कर रही है, किया है, म्यूजिक चैनल्स के इंटरव्यू कर रही हैं, न्यूज चैनल्स के इंटरव्यूज कर रही हैं। यहाँ रहती तो और क्या कर लेती। प्रकाश जी,
अनफॉर्चुनेटली यूनिफॉर्म में ही हमारे फिल्म के अंदर में कोई डांस आइटम नंबर भी नहीं है कि वो करवाते उससे, वो भी नहीं है। प्रकाश जी, लेकिन आपको लगता है कि अगर वो मतलब प्रियंका अगर मुंबई में होती तो सीडी टूर्स वगैरह ज्यादा फायदा होता, मतलब जरूर होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हम दोनों चीज को देखें ना, हम मतलब या तो उसके फायदे की देखें या अपने फायदे की देखें, या मिल मिला के दोनों का फायदा हो जाए वो देखें, Right, sir. है ना? So there was a recent comment, in fact, at the Patna Film Festival by the Bihar CM, who said that filmmakers, like Prakash Jha, Gangajal, and even Jai Gangajal, to an extent, these are the movies and the filmmakers that sort of distort the image of Bihar. How do you respond to it, sir? I respect his sentiment. I respect everybody's sentiment. वो अपना अपना विचार रखने की आजादी है कि नहीं? तो मैं पूरे आदर के साथ उनके कमेंट को स्वीकार करता हूं। But sir, your films always talk about reality, and you yourself are from Bihar, and your roots are over there. Does this upset you somewhere with comments such as these coming your way? मैंने फिल्में बना दी हैं, फिल्में अपने आप में परिपूर्ण हैं, वो बात करती हैं, मुझे उनके लिए बात करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश जी, आजकल ऐसा चलन है कि सीक्वल बनती है फिल्मों की, राम सिंह के मर्डर, मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3, लेकिन आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता उन फिल्मों का, जिसे हम सीक्वल नहीं बोल सकते। गंगाजल और जय गंगाजल, इसमें क्या समानता है, किस तरह से क्या कुछ हमें जोड़ के दिखाया जाएगा, क्योंकि इसका नाम भी गंगाजल है, बाद में आपने शायद चेंज किया। एक ही विषय पर दोनों फिल्में हैं, पुलिस और समाज के रिलेशनशिप है, आप कह सकते हो। और गंगाजल और जय गंगाजल टाइटल उसी वजह से रखी गई है कि एक कहिए कि क्राइम फ्री सोसाइटी की परिकल्पना वहां भी है और यहां भी हमने की है, क्योंकि और दूसरों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मतलब एक क्राइम मुक्त समाज हो, तो वो एक चीज है। बाकी सीक्वल में मेरा अपना मानना है और इंग्लिश डिक्शनरी का भी मानना है कि सीक्वल में या तो पात्र की कहानी बढ़ती है, या कहानी जहां छोड़ी थी वहां से बढ़ती है, या ऐसी घटनाओं पर आधारित होती है जो एक जैसी होती है, जैसे राज या मर्डर में एक जैसी घटनाओं पर आधारित है। वो यहाँ वो भी नहीं है, वो भागलपुर ब्लाइंडिंग पे के इर्द गिर्द थी, और ये इसमें दूसरी तरह की घटना है, एक दूसरे तरह का समय है, एक समाज है जो 2003 में था वो 2016 में बहुत बदल गया है, पावर शिफ्ट हुआ है, सेंटर शिफ्ट हुआ है, उसके बारे में ये कहानी है। इसलिए सीक्वल तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ उसी जॉन की फिल्म में ये है, ये तो हमेशा बात रहेगी। प्रकाश जी, सेम टाइम 2016 में आपकी 12 गाना, आई थिंक पहली मूवी में जिसमें आपके 12 गाने, इसका रीजन क्या है और गाना हम कहाँ कहाँ ठीक पाएंगे? बिकॉज आपने कहा जैसे कि पुलिस के ऊपर है, तो फिर ये गाना के बीच में क्या आता है? ये फिल्म एडिट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत ही अंडर करंट सब टेक्स्ट कहानी चल रही है, जो मैं कह रहा हूं उसके अलावे भी ये कहानी चल रही है, कहीं कॉमेडी चल रही है, कहीं कुछ फार्स चल रहा है, कहीं कुछ इस तरह की बात चल रही है, और उसको दिखाना जरूरी था, उसको अंडरलाइन करना जरूरी था। तो मेरे मन में ख्याल आया और मैंने इस्तेमाल करके देखना शुरू किया, तो हमारे फोक के वर्ड्स, लेटर्स और जो फ्रेजेस हैं या गाने हैं वो बड़े खूबसूरती से जमते थे। मैंने फिर सलीम सुलेमान से बात की और हम लोग ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक आधा रिकॉर्ड करके लगा करके देखा और बहुत मजा आया। तो धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते उसमें से 12 ऐसे गाने निकले जो पहला गाना आज हम लॉन्च कर रहे हैं, जो बता रहा था आपको कि माया ठगनी नाच नचावे ये जमाना आयो रे, डर लागे और हंसी आवे, कि डर लागे और हंसी आवे, इतना डर गया हूं कि हंसी आ रही है, यह जमाना आयो रे। तो इन बातों में एक बहुत ही गूढ़ बात है। फोक गाने जो होते हैं वो बहुत कई लेयर्स के बातें कहते हैं, और सभी गाने उसी तरह के हैं। और अभी जो फिल्म मिल करके तैयार हुई है उसमें इतनी अच्छी तरह से वो पिरो के आते हैं, और गाने अपने आप में सब गाने परिपूर्ण है। जो पहला वाला गाना जो रिलीज किया था हमने, पूरब तू भाग चाहे पश्चिम तू भाग ले, उत्तर तू भाग चाहे, वो हमने वहां इस्तेमाल किया जहां प्रियंका एक अंडर ट्रायल क्रिमिनल जो जेल में बॉम्ब ब्लास्ट करके भागा है उसको पीछा कर रही है,
उस पे गाना आता है। प्रियंका चोपड़ा को एक्शन सीक्वेंस करना हाउ मच डिफरेंट? जी प्रियंका चोपड़ा के एक्शन सीक्वेंस करना कितना डिफरेंट है? एक मेन था बट फीमेल पहली बार आई थिंक इस तरह के एक्शन सीक्वेंस करना। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आइए। आइए आइए। Ladies and gentlemen, we got Salim Suleiman here now. Thank you. Suleiman's just coming inside. प्रियंका चोपड़ा ने अपने सारे एक्शंस खुद किए और एक्शन हमारी फिल्म में बड़ा रियलिस्टिक होता है और रियलिस्टिक उतना ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि खुद ही लड़ना पड़ता है। तो कंप्लीटली फिट थी फॉर मतलब मैरी कॉम के टाइम जो उसने मसल बनाया तो हमारे काम आ गया। हाँ, एक पंच मारा मुझे, हाँ वो भी बड़ा सॉफ्ट सा, गलती से इधर 1 महीने दर्द कर रहा था। मैंने कहा बहुत ही तेज है भाई आपके हाथ। और हमने जो उसको तैयार कराया, खाकी पहनाई, सलूट करना सिखाया और पुलिस ऑफिसर बनाया, पूरी तरह से आईपीएस ऑफिसर बना करके आबा माथुर तैयार किया, उसका फायदा वहां मिल रहा है क्वांटिको को। ये अमेरिका हमेशा फायदा उठा लेता वो है। उठा लेता है फायदा। उसकी वजह से वहां इतना बढ़िया काम कर रही हो हमारी ट्रेनिंग पे। और अभी बेवॉच। हाँ अभी बेवाच में जा रही है। बेवॉच में भी नेगेटिव किरदार निभा रहे हो, तो मार पिटाई वहाँ पे भी करते हो। और शायद मुझसे कुछ तो खैर कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। So I think Salim, about the if you could shed a little more light about the music of the film because it is not an everyday movie. It is a very intense film. ये जवाब इंग्लिश में दूं या हिंदी में? So मिक्स। इंग्लिश। एक तो पहली बात तो प्रकाश जी की फिल्मों में क्या ड्रामा, द वे ही शूट्स द फिल्म, द वे ही ब्रिंग्स आउट द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, हमेशा बहुत ही इंटेंस मामला होता है और बैकग्राउंड म्यूजिक पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। उनकी जो सीन्स है उनको वो टाइप का ऑर्केस्ट्रल बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत होती है। एंड ऑब्वियसली वो फिल्म को इस बार जो फिल्म में जो मेन सीक्वेंसेस है, जो ड्रामेटिक सीक्वेंसेस है, कुछ एक्शन सीक्वेंसेस है, वो सीक्वेंसेस गानों से हमने डिजाइन किया है और ये डिसीजन प्रकाश जी का ही था। और मैं जब पहली बार हम लोग जब पिक्चर देखे और उन्होंने जब कहा कि इस बार मैं ये चाहता हूँ, तो मैं एकदम ताजुब हो गया। मैं बोला यार ये कुछ अलग चाह रहे प्रकाश जी, बिकॉज ऑब्वियसली गंगा जल का बैकग्राउंड अगर आपको याद होगा बहुत ही कमाल का था। वेन शाह ने किया था और उसको अवार्ड भी मिला था बैकग्राउंड म्यूजिक को। तो जय गंगा जल में जब हमने फिल्म देखी तो हमने एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि बैकग्राउंड म्यूजिक इसका बहुत शानदार लाजवाब होगा, लेकिन प्रकाश जी ने तो गुगली फेंक दी सीधा। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार ये सीक्वेंस जो है, ये ड्रामेटिक सीक्वेंस है, ये एक्शन सीक्वेंस है, ये हम यहाँ पे सॉन्ग्स प्लेस करेंगे। तो ये बड़ा अलग सा ट्रीटमेंट हुआ है और आई एम श्योर दैट आप लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। ये हिंदी सिनेमा में पहली बार, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, बट ऐसी फिल्म में जहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक का इंपॉर्टेंस बहुत है, वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक ना करके गाने, फुल फ्लेज्ड गाने करना, ये एक अलग ट्रीटमेंट था। और गाने भी ऐसे है कि लोक संगीत से ज्यादा जुड़े हुए हैं, फोक टाइप के गाने हैं जिसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट किया हुआ है। तो गाने भी जो है वो बड़े यूनिक हैं। जो आजकल के गाने, यू सी अ लॉट ऑफ मॉडर्न डांस ड्रामा, इट डजंट हैव दैट, बट इट हैज अपनी मिट्टी की बात है उसमें, अपने संगीत की बात है, अपने हिंदुस्तान के जो फोक है उसकी बात है। सो इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। खूबसूरती ये है कि फोक है लेकिन उसकी ट्रीटमेंट बहुत मेहनत करके सलीम सुलेमान ने की, बहुत बढ़िया। उसके रिदम या उसके टाइप, कई गाने ऐसे, 1-2 गाने ऐसे इसमें कि मेडिटेरियन स्पेनिश ट्रीटमेंट है जी। कुछ मतलब अलग अलग ट्रीटमेंट और कमाल के हो जाते हैं। जब यही जो गाना है जो माया ठगनी, जिसमें बता अजीबो गरीब, वो 15 मोटरसाइकिल वाले गांव में घुसते हैं, वसूली के लिए आए हैं, भगदड़ मच जाती है गांव में। जो आप लोग शायद जानते नहीं है कि जब शहरों में आपने जो लोन वसूली करने वाले हैं उनको आपने झेला होगा शायद कभी, लेकिन गांव में जो वो घुसते हैं तो भगदड़ मच जाती है और वो मजे लेकर के लोगों को चेज कर रहे हैं, मतलब और हमारे गाने में कि हंस डर लागे और हंसी आवे, ये जमाना आयो रे, डंका उसका बोलेगा डंडा जिसके हाथ में, घेर के पहले मारेंगे बात करेंगे बाद में,
भोले का डमरू मदारी बजावे, ये हमारा चैनल है। एक्चुअली मदारी आजकल मदारी वो भोले का डमरू मदारी हो जाए है, भोले का डमरू वो है शिव जी का डमरू, पर आजकल तो मदारी, और यही आजकल का दौर है। तो ये इस तरह के अब कोयल हुई रिटायर, हाँ। कौए गए दरबारी। कोलोकियल लैंग्वेज और शब्दों का बहुत इस्तेमाल है, तो आप दोनों के लिए कितना आसान और मुश्किल था कंपोज करना गाना? देखिए, गाने तो लिखे हुए थे मनोज मुंतशिर ने, तो हमें ऐसे करना था कि हमें उसको ट्रीटमेंट करनी थी एक अलग तरीके से। और काफी सारे गानों में हम लोग ने काफी नए मॉडर्न स्टाइल्स जो है वो भी यूज किए हैं, जैसे डबस्टेप है, थोड़े से इलेक्ट्रॉनिका है। तो गाने ऐसे किए हुए हैं कि दे आर पैलेटेबल, एवरीबडी कैन लिसन टू देम एंड एंजॉय देम। ऐसे नहीं कि वो गाने अपने आप में पूर्ण है, हर गाना अपने आप में पूर्ण है, पूरा मतलब टैपिंग, फुट टैपिंग और गाने। इस तरह से सिंगर्स भी हमने चुने हैं, जैसे कि कुछ इस बार अलग, यानी बप्पी लहरी है, बप्पी दा ने गाना गाया है गाना, और उदित ने गाया है, सुखविंदर सिंह तो हमारे फेवरेट है, उदित जी ने गाया है। कई ऐसे ऐसे सिंगर्स गए, दिव्या कुमार है जो जिसकी आवाज बड़ी बुलंद है और एक यूनिक टाइप की, ऋचा शर्मा ने गाया है, ऋचा ने गाया। प्रियंका भी गाती है, कभी मन में आया उसे गवाया है? हाँ, वो जनगण मन गा के गई ना। सबसे इम्पोर्टेंट जनगण मन, वो हर जगह जो बज रहा है वो प्रियंका ने गाया है। इसमें एक गाना जो है वो मेरा सबसे चहीता गाना है, और वो है सब धन माटी। और वो गाना अरिजीत सिंह ने गाया है। आपको ये गाना और नहीं, और अमृता फडणवीस ने भी गाया है जी। पर जब आप सुनेंगे ये गाना, इसमें जनरली क्या होता है कि फिल्मों में शास्त्रीय संगीत, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का इस्तेमाल अब बिल्कुल बंद ही हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन इस गाने में हमने वो रिस्क तो नहीं कहूंगा मैं, हमने वो एक भैरवी राग पे एक कॉम्पोजिशन बनाई। और ऑफ कोर्स ये प्रकाश जी की फिल्मों में ही हो सकता है, बिकॉज प्रकाश जी के जो म्यूजिकल सेंस है वो बड़ी गहरी है। अरे सो वी कुड टेक दिस लिबर्टी टू डू दिस, एंड ये गाना बहुत ही कमाल का है, सब धन माटी। इसके लिरिक्स भी ऐसे हैं, कमाल के लिखे हैं लिरिक्स इसमें। झर गए सपने पाती पाती, आंख खुले तो सब धन माटी। मध माया में लुटा रे कबीरा, कांच को समझा कंचन हीरा, झर गए सपने पाती पाती, आंख खुले तो सब धन माटी। ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट पे आता है फिल्म के अंदर में, जहां लगता है कि क्या किया हमने आज तक। मद माया में लुटा रे कबीरा। हम ये सब छोटी छोटी हम चीजों में पड़ जाते हैं। हाउ इंग्लिश में वो कहावत है कि मैन वॉज मेड टू बी लव्ड एंड थिंग्स वर मेड टू बी यूज्ड। आजकल उल्टा हो गया है, थिंग्स आर लव्ड एंड मैन इज यूज्ड। तो ये गाना वही उसको ही एम्फसाइज करता है और बहुत अच्छी तरह से पोएटिकली इसको ट्रांसलेट करता है ये थॉट को। Mr. Jha, you are one of those filmmakers, who always deal with realism in your movies. I mean, be it political and also about institutional things. But in recent times, especially the JNU issue, as a filmmaker, as somebody as a part of the industry, probably as a citizen, how do you look at it? So many voices, so many debates going around, political things involved. How do you look at it? He's decided to do a new script on that, so No, sorry. His next film is going to be about JNU. no. I have Sorry, I just planted an idea. no. I denied this on Twitter. Somebody had said that I was going to make it, and I said this is news to me, and this is also news to me. But people keep thinking about it. I think it's a great comedy which is going on. I look at it as a huge comedy. In our country, the whole debate about tolerance, intolerance, and before this comedy act got over, there is now this comedy of national and anti-national, which is happening. It's a society which is constantly churning. There are ideas, there are ideologies which are coming up, and we are still young as far as democracy is concerned. And so it is nice, it is good that people talk about it, people come up with these ideas, and the way they are being used or the way they are being played around, I feel it's fantastic. For me who observes, for many people it is sad that such a thing is happening. But then when you realize that it is part of our life, we are dealing with it every single day. Things have to be questioned, things have to be imposed, things have to be
understood. Things have to be like, some channels will speak a different language, the others will speak a different language. So that is, part, like how can everybody be in unison? How can everybody look at the things with the same eye and the same vision? It is not possible. So it's a pluralistic society, and thankfully in our country we have freedom to say whatever we want to, even if it is offensive. And I'm enjoying this drama, honestly. प्रकाश जी, आप इस ड्रामा को एंजॉय करें, बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू है आपका इस पूरे केस को लेके। तो जिस तरीके से इन्होंने आइडिया पिच किया है कि आप अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए सोच सकते हैं कि आप इस इशू पे बनाएंगे? बिल्कुल अभी नहीं सोच रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट फिल्म का आइडिया बहुत परिपक्व हो चुका है, जो मैं काफी आगे तक बढ़ चुका हूं। ये अपने आप में एक आइडिया, एक फिल्म नहीं बन सकती, ये जस्ट स्मॉल आइडिया। जो भी हो रहा है वो बहुत छोटा सा आइडिया, उसके बाद फिल्म के लिए बहुत बड़े आइडिया की जरूरत होती है, पूरी कहानी चाहिए होती है। और जेएनयू के मुद्दे पे एक जो अभी इस तरह से हो रहा है, मेरा अभी कोई विचार मैं सोच रहा हूं। हाँ, मैं देख जरूर रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। पता नहीं कब कहीं किसी कहानी, किसी फिल्म में वो हिस्सा आ जाए, जैसे कि पीछे हमारी फिल्मों में आता रहा है, नहीं कह सकता। प्रकाश जी, हाल ही में कटरीना ने कहा था कि आप उनके फेवरेट डायरेक्टर हैं और अगर राजनीति बनती है तो आप मतलब इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहेंगी। तो क्या आप प्लान कर रहे हैं इस फिल्म का सीक्वल या? आप कतरीना का एड्रेस मुझे दे दीजिएगा, मैं उसको मैं उनको जल्दी से संपर्क करके और उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप उनका फोन नंबर और एड्रेस मुझे दे दीजिएगा। ऑल्सो बजट राउंड द कॉर्नर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ फील करेंगे? हम कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कुछ ना सोचती है, ना हम उनके लिए शायद हम एग्जिस्ट भी नहीं करते। आजकल तो एंटरटेनमेंट वैसे ही सोशल मीडिया पे हो रहा है। आप मीडिया के इतने सदस्य, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर है, लेकिन हम खुद एक मीडिया हो गए। सब लोग, कोई कुछ भी लिख सकता है और न्यूज कहाँ से भी कहाँ तक पहुंचा सकता है। तो इट्स लाइक एवरीवनस हैविंग तो एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कुछ करेगी, या किसी सरकार ने आज तक कुछ किया है। आप क्या चाहते हैं? मैं खामखा काहे के लिए चाहत अपनी विश लिस्ट बनाऊं यार, टाइम वेस्ट करूं, अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, मुझे मालूम है कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, चलो चलिए तो अभी